अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल कुछ भारी सा हो गया था। रात में वेयरवुल्फ के हमले गांव वालों के दिलों पर भारी पड़ रहे थे और कोई भी गांव के रास्तों के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दिन में जंगल के किनारे से गुजरने वाले भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते थे, मानो साया उन्हें किसी भी पल निगल जाएगा। झांगमिंग की चोट गंभीर नहीं थी, वो वेयरवुल्फ के पंजों की एक खरोच मात्र थी। लियांग ने उस पर गांव की कुछ जड़ी बूटियां लगाईं और सूजन धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा की लौ और भी तेज हो गई। बच्चे की सूनी आंखें, अलार्म घड़ी के पीछे के चिन्ह, दीवार पर बने विकृत पैटर्न, जियाओ सान के दिल में बसे शब्द तब तक समझ में नहीं आ रहे थे जब तक वो खाकर सो नहीं जाता। उस दोपहर वे तीनों उस बूढ़े आदमी के पुराने घर में दुबके हुए थे। घर जड़ी बूटियों और पुरानी किताबों की खुशबू से भरा हुआ था। कुछ घर कोने की ओर थे। कहा जाता है कि ये गांव के सैकड़ों साल के इतिहास को दर्ज करता है। ये प्रतीक, मुझे लगा जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। बूढ़ा आदमी आवर्धक कांच लिए झांगमिंग के फोन पर अलार्म घड़ी के प्रतीक की तस्वीर को घूर रहा था। उसकी भौहें सुकुड़ी हुई थीं। प्रतीक एक टेढ़े पंखे जैसा दिख रहा था, जिसके बीच में एक सर्पाकार वक्र था और उसकी पूंछ एक छोटे त्रिभुज से गूंथी हुई थी। लियांग डन ने जमीन पर अपना वास्तुशिल्प पैटर्न फैलाया। ढहती दीवार पर उकेरी गई रेखाओं के बीच कई बार बार आने वाली आकृतियां थीं। एक वृत्त जिसमें 3 गोल केक थे और पंखों जैसी कोई चीज। सबसे बुजुर्ग ब्लाइंड वैंग ने बताया कि उसने बचपन में अपने दादाजी को अपने गांव की कहानियां सुनाते सुना था। इसका नाम पहले यूशु गांव नहीं था, इसे सुलोंग यू चांगमिंग यीलैंग कहा जाता था। ये नाम अजीब लग रहा था। ब्लाइंड वैंग ने कहा, बेटे, यहाँ जमीन के नीचे कुछ दबा है, पर्वत देवता के लिए एक बलि स्थल। लियांग ने दीवार पर बने वृत्ताकार पैटर्न की ओर इशारा किया। उसने ये भी बताया कि गांव में एक नियम हुआ करता था जो संरक्षक के लिए था। बाद में चीन गणराज्य के दौर की अराजकता के दौरान ये नियम टूट गया। बूढ़े आदमी ने अचानक कराहते हुए कोने से एक लगभग घिसी पिटी किताब निकाली। उसने एक हाथ से बने ताबीज वाले पन्ने की ओर इशारा किया, जिसमें से एक अलार्म घड़ी के पीछे बने प्रतीक जैसा ही था। उसके बगल में बैठा लड़का टेढ़ा मेढ़ा और घबराया हुआ, मानो कोई कविता सुना रहा हो। बारिश जम जाती है, युवान खून खो देते हैं, खून का ताबीज बीमारी भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। झांगमिंग ने अपनी उंगलियों पर गिनती की। सबसे हालिया जन्म वर्ष 1968 था, उससे पहले 1908 था। बूढ़े की आंखें गहरी हो गईं। उस साल गांव में कुछ हुआ था। मैं तब सिर्फ एक किशोर था। मुझे याद है गर्मियों में चीजें गायब होती रहती थीं। पहले मुर्गियां, फिर आंगन में सूखते कपड़े। एक रात मैं अपने बाल धो रहा था जब बूढ़े चेन का बेटा घर नहीं आया। पूरे गांव ने 3 दिन तक ढूंढा और आखिरकार रास्ते के अंत में उस गंदे कब्रिस्तान में एक छोटा सा जूता मिला। तीनों में से कोई भी नहीं बोला। बूढ़े चेन का बेटा, क्या वो उन बच्चों में से नहीं था जिनका जिक्र बूढ़े ने पहले किया था? अलार्म घड़ी पर जो चिन्ह था, ब्लड बेली पॉलिटिक्स, वही तथाकथित ब्लड बेली था, लेकिन वो टूट गया था। झांगमिंग को उस रात अचानक गायब हुई चीजें याद आईं और बाद में वेयरवुल्फ भी। वेयरवुल्फ ही रक्षक था। तभी दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। वो गांव के पूर्वी छोर से अर्जूजी था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भाई झांग, भाई ली, जल्दी जाकर देखो, मेरा बच्चा अभी आंगन में खेल रहा था और उसने बताया कि उसने लाल कोट पहने एक छोटी बच्ची को दीवार के पास रोते हुए देखा। मैं बाहर गई, लेकिन वहां इसके अलावा कुछ नहीं था। उसने अपना हाथ खोला। वो एक नाजुक झर्रीदार छोटा सा बच्चा था। बच्चे के शरीर पर बना घेरा। उसकी आंखें गहरी और बेजान थीं। बूढ़ा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ, कोने में अपनी छड़ी पकड़ी और चल पड़ा। पुरानी किताब के पीछे एक नक्शा था जो पुश्तैनी हॉल की ओर जाता था। पुश्तैनी हॉल गांव के सुदूर पूर्वी छोर पर था, हमेशा बंद। उसके कब्जे लगभग जंग खाकर बंद हो गए थे। दरवाजा खोलते ही धूल की घुटन भरी गंध बाहर आई। मुख्य हॉल में रखी पुश्तैनी तख्तियां धूल से सनी हुई थीं। एक कोने में कई पुराने लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। बूढ़े ने सबसे नीचे वाला बक्सा निकाला और वहां एक पीला चर्मपत्र था जिस पर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना हुआ था। शुरुआत विचार से हुई थी और अंत सीधे नीचे गहराई में उस जीर्ण शीर्ण घर तक था। बीच में एक प्रतीक था जो रोते हुए बच्चे की स्मृति थी। ये घर, झांगमिंग को वो कोना याद आया जहां उस रात बच्चा गायब हो गया था। नीचे कुछ था। चर्मपत्र के किनारे पर छोटे छोटे शब्द लिखे थे। बुद्धिमान आत्मा रक्त में छिप जाती है, आत्मा पृथ्वी के अंत तक तैरती है, हाथ तलवार खींचता है और जन्म के ताले को खोलने के लिए जन्म का ही ताला इस्तेमाल करना होगा।
लियांग ने अर्जुजी के हाथ में तांबे के ताले को देखा। क्या ये वही हो सकता है? अचानक पैतृक हॉल के बाहर एक अजीब सी हवा चली, जिससे दरवाजे और खिड़की फ्रेम खड़खड़ा गए। दूर से भेड़ियों की कई चीखें आईं, उस रात से भी ज्यादा शोकाकुल, मानो वे गांव के प्रवेश द्वार पर मंडरा रही हों। बूढ़े का चेहरा बदल गया। झांगमिंग ने अपने फोन पर प्रतीकात्मक तस्वीर पकड़ी और चरमपत्र पर बच्चे की आकृति को घूरने लगा। अचानक उसे समझ में आ गया, उस रात बच्चा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उसे घर के सुरागों तक ले जा रहा था। झांगमिंग खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी थी। चाहे वो शादी का प्रस्ताव हो या बदला, कोई ना कोई हल तो निकलना ही था। लियांग ने कोने से लकड़हारे का चाकू उठाया और अर्जुजी ने अपनी कुदाल कस ली। बूढ़े ने कांपते हुए चर्मपत्र को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। चांदनी ने एक बार फिर ऊंचे विल्लो तरुओं को ढक लिया, लेकिन इस बार झांगमिंग अकेला नहीं था जो उस अनजान परछाई की ओर बढ़ रहा था। और गली के गहरे उस जीर्ण शीर्ण घर के कोने से एक बार फिर सिसकियां उठती हुई प्रतीत हुईं। इस बार सिसकियों में एक उम्मीद की छलक थी।